नमस्कार। संस्कार अकादमी की यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय इतिहास के क्रम में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। ये हमारा पहला अध्याय था और आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के अंतिम पार्ट है। ठीक है, अंतिम पार्ट है। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन, उसकी प्रमुख नगर, उसके स्थल और उसकी कुछ विशेषताओं को देखा था। आज इसी क्रम में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं उस सभ्यता के पतन के कारण है। हाँ, वह सभ्यता जो 2350 से लेकर के 1750 तक हमारी भारतीय भूमि पर विकसित हुई, नगरीय क्रांति के रूप में विकसित हुई। पहली नगरीय सभ्यता कहा, मातृशतात्मक सभ्यता कहा, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा, काश्ययुगीन सभ्यता कहा। उस सभ्यता का पतन कैसे हुआ या क्या कारण रहे, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखें, सिंधु सभ्यता की लगभग विशेषताएं हम अध्ययन कर चुके थे या पढ़ चुके थे। आज सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताओं की बात और हो जाए। देखिए, मूर्ति। सिंधु सभ्यता में बहुत सी मूर्तियों का निर्माण हुआ। यह मूर्तियां तीन चीजों से मिलकर के बनी है, तीन चीजों का प्रयोग किया गया। यह मूर्तियां धातु से भी बनी है, मिट्टी से भी बनी है और पत्थर से भी। जहां हमें खुदाई के अंदर मूर्तियां प्राप्त हुई है वह धातु की भी बनी हुई है, मिट्टी की भी बनी हुई है और पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, धातु की मूर्तियां जो बनाई गई थी वह लुप्त मोम विधि से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? लुप्त मोम विधि। यह विधि क्या होती है? पहले एक साँचा तैयार किया जाता है, उसको मोम से भरा जाता है और जो आकार उस मूर्ति को दिया जाता है उस साँचे में वह धातु पिघला करके डाल दी जाती है। तो धातु की मूर्ति बनी, मिट्टी की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति बनी। धातु की मूर्ति किस विधि से? लुप्त मोम विधि से बनाई गई। इसके आगे की बात है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली है वह मिली है नारी की। किसकी मिली है? नारी। चाहे किसी भी तरह से हो, लेकिन सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिली है? नारी की मूर्तियां मिली। और उत्खनन में नारी या महिला की मूर्तियां अत्यधिक मिलने की वजह से ही हमने इस सभ्यता को मातृशतात्मक सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, तो नारी की मूर्तियां, और नारी की मूर्तियां भी सर्वाधिक जिस स्थान से मिली है वह है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से हमें एक उर्वरा देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, उर्वरा देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। यह एक ऐसी मूर्ति है जिसमें एक महिला के गर्भ से पौधा निकाला हुआ दिखाया गया है। ठीक है, एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखा रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि ये महिला उर्वरा देवी के रूप में है। वो जगह कौन सी थी? हड़प्पा थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से हमको मातृ देवी की मूर्ति मिली। और नारी की मूर्ति की बात करूं तो मोहनजोदड़ो से हमको काशी की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, इनकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। काशी की नर्तकी, मातृशतात्मक, मातृ देवी की मूर्ति, हड़प्पा से उर्वरा देवी की मूर्तियां, तो ये मूर्तियों की बात है। अब बात करूं मैं प्रमुख पशु। ठीक है, सिंधु सभ्यता में पशुओं के बारे में अपन पढ़ चुके थे कि कौन कौन से पशुओं की उनको जानकारी थी। ठीक है, हाथी और घोड़े की जानकारी उन्हें थी, लेकिन वे हाथी और घोड़े को पालतू नहीं बना पाए थे। ठीक है, बाकी कुछ जानवरों की उनको जानकारी थी जिनको पालतू बना रखे थे, जैसे भैंस, बकरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रमुख पशु। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख पशु हैं जिनको महत्व दिया गया है। एक का नाम है कुक्कुटमान वृषभ। ठीक है, एक पशु है जिसका नाम है कुक्कुटमान वृषभ और एक पशु का नाम है एक शृंग पशु। यहाँ कुक्कुटमान वृषभ से तात्पर्य है कुबड़ वाला बैल। कौन सा बैल है? कुबड़ वाला बैल। कुक्कुटमान वृषभ उसे कहा गया है कुबड़ वाला बैल। ठीक है, और मोहरों पर जिसका सर्वाधिक अंकन है वह है एक शृंग पशु। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर जिसका सर्वाधिक अंकन किया गया है वह कौन सा है? एक शृंग पशु, एक सींग वाला जानवर। अब ये एक सींग वाला जानवर क्या है? इसका कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है कि भाई साहब यही जानवर होगा। तो मोहरों पर एक सींग वाला जानवर और कुक्कुटमान वृषभ, ये इनके प्रमुख क्या थे? पशु थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था। ठीक है, वैसे तो अभिलेखों के अंदर इनकी राजनीतिक जीवन की अच्छे से चर्चा की गई होगी, लेकिन अभिलेख पढ़ने में हम अभी समर्थ नहीं हो पाए हैं। तो हमने उन खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर ही इनकी राजनीतिक जीवन को जानने का प्रयास किया। देखना, इनका राजनीतिक जीवन वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा से हमको ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से, कि इनका राजनीतिक जीवन वणिक वर्ग। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है, प्रमुख आजीविका का साधन कृषि था। उसके बाद व्यवसाय था, व्यापार था, वाणिज्य था। और सिंधु सभ्यता का विदेशों के साथ भी व्यापार हुआ। तो व्यापार पर जिसका एकाधिकार था वो वणिक वर्ग था और वणिक वर्ग ने ही प्रशासन को चलाया।
तो सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन में वणिक वर्ग का महत्व था। कहीं कहीं से हमको जनतांत्रिक या जनतांत्रिक के भी साक्ष्य मिलते हैं, मतलब जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। तो ऐसे में वणिक वर्ग और जनतांत्रिक शासन के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन में। नेक्स्ट बात है सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। पीछे हमने चर्चा की थी सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन में कि 2 नगर को 2 भागों में बांटा गया था। एक पश्चिमी टीला था और एक पूर्वी टीला था। जहां पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था वहीं पूर्वी टीला अदुर्गीकृत था। ठीक है, अब जो टीला दुर्गीकृत है वहां पर महत्वपूर्ण वर्ग निवास करेगा, और महत्वपूर्ण वर्ग कौन होंगे? प्रशासक, पुरोहित, ठीक है। और कम महत्वपूर्ण कौन होंगे? लेबर, जिन्हें मजदूर कह दो, लेबर कह दो, शिल्पी कह दो, ये क्या होंगे? कम महत्वपूर्ण। तो ऐसे में जब नगर ही 2 भागों में बटा हुआ है तो समाज को भी सिंधु सभ्यता में 2 भागों में बांटने के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। एक था विशिष्ट वर्ग जो इस दुर्गीकृत वाले भाग में रहता था, एक था मध्यम वर्ग और एक था कौन सा? कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग अदुर्गीकृत वाले भाग में। तो सिंधु सभ्यता का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, विशिष्ट, मध्यम और कमजोर। अब बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की। छोटा सा प्रश्न है, धार्मिक जीवन क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति यानी वर्तमान हमारी भारतीय संस्कृति पर सिंधु सभ्यता के जिस पक्ष का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वह कौन सी है? छोटा सा प्रश्न है, वर्तमान भारतीय संस्कृति या सिंधु सभ्यता के बाद भारतीय संस्कृति पर सिंधु सभ्यता के जिस पक्ष का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वह कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपके पास राजनीतिक जीवन, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक जीवन, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक जीवन और चौथा ऑप्शन है धार्मिक जीवन। ठीक है, प्रयास करो बताने का, सोचने का प्रयास करो कि कौन सा पक्ष हो सकता है। तो वह पक्ष है धार्मिक जीवन। हमारी भारतीय संस्कृति पर सिंधु सभ्यता के जिस पक्ष का सर्वाधिक प्रभाव है वो कौन सा है? धार्मिक पक्ष। ठीक है, तो हमने सिंधु सभ्यता के से जो चीज को सर्वाधिक एक्सेप्ट किया है वो कौन सा है? धार्मिक पक्ष का। नेक्स्ट देखो, अब यहां से हमें धार्मिक पक्ष या धार्मिक जीवन की क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो उर्वरा देवी की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए। उर्वरा देवी, तो हड़प्पा से, अभी मैंने पीछे मूर्ति में जिक्र किया था, हड़प्पा से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। तो मतलब ये जो मूर्ति है ये बता रही है कि महिला या स्त्री के द्वारा ही पालन या जन्म की उत्पत्ति हो रही है, किसी की उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसे में उर्वरा देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मूर्ति कहां से मिली है? हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्तियां कहां से मिली है? तो मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और पशुपति की पूजा के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, देखो पशुपति की पूजा के साक्ष्य कहां से मिले? मोहनजोदड़ो। थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पशुपति, देखना इधर, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मार्शल। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज तो राखलदास बनर्जी ने की थी, लेकिन आगे चल करके मार्शल ने भी उसकी खुदाई में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो जब मार्शल मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे थे तो वहां पर खुदाई करते समय मार्शल को एक ऐसी मूर्ति या प्रतिमा मिली जो कि एक योग आसन में बैठे हुए पुरुष की मूर्ति थी। ठीक है, मार्शल को एक ऐसी प्रतिमा मिलती है जिसमें योग आसन में बैठे हुए पुरुष की प्रतिमा थी। अब योग आसन कैसा होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पुरुष है, इस तरह से वो योग ध्यान मुद्रा में बैठा है, योग आसन बैठा है। इस पुरुष के दोनों दिशाओं में, ठीक है, ये दिशा हो गई इस पुरुष की बाईं और ये दिशा हो गई दाईं। मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं धार्मिक जीवन और पशुपति की व्याख्या। ठीक है, पशुपति की पूजा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो। ये पता लगाने का कार्य कौन करते हैं? मार्शल करते हैं। तो उसकी दाईं और बाईं दोनों दिशाओं में कुछ पशुओं का अंकन था। तो अगर दाईं दिशा में बात करूं तो एक पशु था हाथी और एक पशु था बाघ। बाएं दिशा में बात करूं तो एक पशु था गेंडा और एक पशु था भैंसा, और नीचे 2 थे हिरण। नीचे कितने हिरण थे? 2 हिरण। तो हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और 2 हिरण, तो इस तरह से वो प्रतिमा बनी हुई थी। तो इसे मार्शल ने पशुपतिनाथ कहकर के पुकारा, और इस प्रकार
की जो मूर्ति है इस प्रकार, तो हमने इसका अंकन बैठा दिया भगवान शिव से। ठीक है, भगवान शिव जिनको पशुपति कहा गया है, तो पशुपतिनाथ मार्शल ने क्या क्या पुकारा, जिनका समीकरण भगवान शिव के साथ बैठाया गया। अब आपको कौन सी चीज याद करनी है कि उस योगी की बाईं दिशा में कितने जानवर थे, 2 जानवर थे। कौन कौन से थे, गैंडा और भैंसा। दूसरा, दाईं दिशा में 2 हाथी और बाघ, और तीसरा नीचे कितने थे, 2 हिरन थे। ठीक है, तो अगर वो ऐसे बैठा है तो ये बायां हो गया और ये कौन सा हो गया, दायां। तो आप ध्यान रखना, हाथी बाघ गैंडा भैंसा, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है आपको, हाथी बाघ गैंडा भैंसा। और नीचे कितने जानवर है, 2 जानवर है, दोनों ही क्या है, हिरन। छोटा सा प्रश्न आपसे, आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस मार्शल को पशुपतिनाथ की मूर्ति में कुल कितने जानवर मिले हैं। ठीक है, कुल कितने जानवर मिले हैं। नेक्स्ट बात करें अपन अब, लिंग पूजा के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। तो कालीबंगा से हमको खुदाई में छोटे छोटे लिंग प्राप्त हुए हैं, जिनका समीकरण हमारे इतिहासकारों ने भगवान शिव से बैठाया है। किससे बैठाया है, भगवान शिव से। कुछ इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं, क्योंकि वो जो लिंग है वो कुछ इस प्रकार के हैं, जिन्हें पासे की मोहर भी माना गया है। ठीक है, पासे की मोहर माना गया है। एक गेम होता है, ठीक है, खेल होता है, जिसके अंदर जो मोहर होती है वो मोहर की आकृति भी उसी प्रकार की होती है। तो कुछ इतिहासकारों ने इसका खंडन करके कहा है कि ये पासे की मोहर है, लेकिन और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये लिंग है, यानी कि भगवान शिव की पूजा के साक्ष्य हमको कहां से मिल रहे हैं, कालीबंगा से मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं अग्निवेदिका। तो अग्निवेदिका की चर्चा हो चुकी थी। अग्निकुंड के साक्ष्य हमको कालीबंगा और कहां से मिले थे, लोथल से मिले थे। एक कालीबंगा और एक कौन सा स्थान है, लोथल। यहां तक कि कालीबंगा से तो हमको ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां अग्निकुंड के साथ साथ अग्निकुंड में राख के साथ साथ पशु अस्थियां भी मिली। सीधी सी बात है, पशु अस्थियां मिलने का तात्पर्य यह है कि यह लोग मतलब सैंधववासी या कालीबंगा के निवासी पशु हत्या या पशु बलि पर विश्वास करते थे। भगवान को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया था, पशु बलि पर क्या किया था, विश्वास किया था। ठीक है, तो अग्निकुंड की साक्ष्य कहां से, कालीबंगा और लोथल। और कालीबंगा की खास बात क्या है, राख के साथ साथ पशु वस्तुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट, इसी पूजा के क्रम में या धार्मिक जीवन में हम चले तो यह लोग सूर्य पूजा, आज भी हमारे समाज में सूर्य पूजा को महत्व दिया गया। वृक्ष पूजा, हम भी महत्वपूर्ण वृक्ष जैसे कि बरगद, पीपल, आम, नीम, तुलसी की पूजा करते हैं। जल पूजा का भी योग है हमारे इसमें। सर्प पूजा, ठीक है, आदि इन पूजाओं का प्रचलन था सिंधु सभ्यता में। इसीलिए भारतीय समाज पर सिंधु सभ्यता के जिस पक्ष का सर्वाधिक प्रभाव है वो कौन सा है, धार्मिक जीवन। ये लाइन लिख लो, याद कर लो, रट लो कि कौन से पक्ष का सर्वाधिक प्रभाव है, तो वो कौन सा है, धार्मिक जीवन। नेक्स्ट बात करूं मैं समाधान की प्रक्रिया। समाधान, सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार की समाधान की प्रक्रिया प्रचलित थी। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की समाधान की प्रक्रिया प्रचलित थी। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। तो नाम दिया गया उनको पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। पूर्ण समाधान से तात्पर्य क्या है, पूर्ण समाधान, ठीक है, देखना इधर, पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मर जाने के बाद में उसकी पूरे के पूरे शरीर को जमीन में दबाना। ठीक है, व्यक्ति के मर जाने के बाद में उसके पूरे शरीर को जमीन में दबाना, जिसे पूर्ण समाधान कहा गया है। वर्तमान ये प्रक्रिया जो प्रचलित है हमारे मुस्लिम समुदाय में, कौन से समुदाय में है, मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम समाज में यह प्रक्रिया प्रचलित है। उसी ही क्या कहा गया है, पूर्ण समाधान कहा गया। नेक्स्ट है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान से तात्पर्य क्या है, व्यक्ति की मर जाने के बाद में उसके शरीर को जंगल में छोड़ देना, और जंगल में जो जंगली जानवर होंगे वो इस शरीर को खा लेंगे, और बचे हुए अवशेषों को दफनाना या दफन करना। ये जो प्रथा है वो पारसी समुदाय में प्रचलित है। कौन से समुदाय में, पारसी समाज या समुदाय में प्रचलित है। ध्यान देना, सिंधु सभ्यता में समाधान की या अंतिम संस्कार की 3 प्रक्रियाएं प्रचलित थी। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, कलश। पूर्ण समाधान का एग्जाम्पल है मुस्लिम समाज,
पूरे के पूरे शरीर को जमीन में दबा देना, वो पूर्ण समाधान है। आंशिक समाधान का तात्पर्य है बचे हुए अवशेषों को जमीन में दबाना, वो पारसी समाज है। और कलश समाधान क्या है? तो कलश समाधान से तात्पर्य यह है, हमारे हिंदू समाज में प्रचलित है। और कलश समाधान से तात्पर्य, कलश समाधान, ठीक है, व्यक्ति को जलाने के बाद में उसकी जो अवशेष बचते हैं, उसकी जो हड्डियां अवशेष बचती है, उन्हें कलश में भरा जाता है। उन हड्डियों को कलश में भरकर के जमीन में दबाया जाता है। वह कौन सा समाधान है? कलश समाधान। लेकिन फिर भी संपूर्ण सिंधु सभ्यता में जो प्रक्रिया प्रचलित थी वह थी पूर्ण समाधान की। सर्वाधिक प्रचलित कौन सी थी? पूर्ण समाधान। आइए देखें इसको हम, समाधान की प्रक्रिया। तो तीन प्रकार की, एक छोटी सी बात और, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान, तीनों ही प्रकार की समाधान की प्रक्रिया सिंधु सभ्यता में कौन से स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये जो तीनों ही प्रथाएं प्रचलित थी वो जगह थी कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे है, वहां पर ये तीनों ही समाधान की प्रक्रिया प्रचलित थी। समाधान की प्रक्रिया, ठीक है, कैसे करते थे? तो पूर्ण समाधान सर्वाधिक प्रचलित था, तो ऑब्वियसली शरीर को जमीन में दबाया जाएगा। तो उनकी प्रक्रिया क्या थी? हड़प्पा से हमको एक ताबूत में शव मिला है। हड़प्पा से हमको एक ऐसा शव मिला है जो किसमें रखा गया है? ताबूत में। तो एक लकड़ी का फ्रेम, और इस लकड़ी के फ्रेम में शरीर को रखकर के जमीन में दबाया गया है। ऐसा हमको एग्जाम्पल सिंधु सभ्यता में कहीं नहीं मिला, सिर्फ हड़प्पा से मिला है। तो ऐसा कह सकते हैं कि शायद ये शव किसी विदेशी का, ठीक है, कि वहां पर उनकी जो परंपरा प्रचलित थी उसी परंपरा से उसे ताबूत में दबाया गया। हम सिर्फ अनुमान ही लगा रहे हैं कि हड़प्पा से हमको एक ताबूत में शव मिला है, जिसके आधार पर हमने कह लिया है कि विदेशी का शव। तो सीधा सा एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से हमको विदेशी शव की प्राप्ति होती है या विदेशी व्यक्ति के शव की प्राप्ति? तो वो हड़प्पा, ठीक है, क्योंकि ताबूत वाला एग्जाम्पल हमारे भारत में सिंधु सभ्यता का कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट है, एक स्थान है रोपड़, और रोपड़ के बारे में आप जानते हो कि रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। कौन से स्थान पर है? पंजाब। रोपड़ पंजाब में है, और रोपड़ में हमको मालिक के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो जब मालिक खत्म हुआ तो उसके साथ उसी स्थान पर किसको दबाया गया है? कुत्ते को। तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, लोथल से हमको 3 युग्म समाधान मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, लोथल से हमको 3 युग्म समाधान मिले हैं। यहाँ युग्म से तात्पर्य है जोड़ी में। किसमें? जोड़ी में। 1 जोड़ा, 2 जोड़े और 3 जोड़े, टोटल 6 शब्द हो गए हैं। तो लोथल से हमको 3 युग्म समाधान मिलते हैं, मतलब जोड़ी में दबाया गया है उनको। तो सीधा सीधा कहा जा सकता है या अंदाजा लगाया जा सकता है या अनुमान, जरूरी नहीं है कि बात सच हो। तो सती प्रथा की जानकारी, किसकी जानकारी? सती प्रथा। तो सती प्रथा, शायद सिंधु सभ्यता के लोग भी सती प्रथा को फॉलो करते थे कि पति के मर जाने के बाद में पत्नी को भी उसके साथ ही समाप्त कर दिया गया। तो लोथल से हमको 3 समाधान जो सीधे सीधे सती प्रथा की ओर इशारा करती है। अब इस बात में सत्यता है या नहीं, ये हम अभिलेख पढ़ेंगे तो हम शायद जान पाएंगे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि 3 युग्म समाधान कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। कहाँ से? लोथल। और लोथल की जैसा एक युग्म समाधान हमको मिला है कहाँ से? कालीबंगा, राजस्थान हनुमानगढ़ घग्गर नदी, कालीबंगा। नेक्स्ट है मृतक। मरने के बाद में उसको कैसे दफनाया जाएगा? तो मृतक को सामान्यतः उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। ठीक है, मृतक को सामान्यतः उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण, देखो मैं आपको क्लियर करूं, मृतक को सामान्यतः उत्तर से दक्षिण। तो कैसे शरीर को दबाएं? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। चारों दिशाओं में ही दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बात हो रही है सामान्यतः, मतलब 100 में से 70 लोगों को कहाँ दफनाया, कैसे दफनाया गया। तो मृतक को सामान्यतः उत्तर से दक्षिण में दफनाया गया। ठीक है, तो जैसे कि मृतक है, उत्तर में उसका सर है और दक्षिण में उसकी क्या है? पैर। इस प्रकार से दफनाया गया सामान्यतः। लेकिन हमको कुछ शव ऐसे मिले हैं जिनको दक्षिण से उत्तर में दफनाया गया,
जिनको कहाँ से कहाँ, जैसे कि ये शरीर है, ये सर हो गया, ये हाथ हो गए और ये पैर हो गया, जिनको दक्षिण से उत्तर में दफनाया गया। तो दक्षिण से उत्तर में दफनाने की साक्ष्य हमको कालीबंगा और हड़प्पा से मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? कालीबंगा, हड़प्पा। ये कुछ अपवाद है और अपवाद को लेकर ही सर्वाधिक प्रश्न रहते हैं, तो हमें अपवाद पर फोकस करना पड़ेगा कि दक्षिण से उत्तर में दफनाने के साक्ष्य कहाँ से हैं? कालीबंगा और हड़प्पा। अब बात करूं मैं पूर्व से पश्चिम में दफनाने के साक्ष्य, तो पूर्व में उसका सर और पश्चिम में उसके पैर। तो पूर्व से पश्चिम, ये दिशा पश्चिम हो गई, ये पूर्व से पश्चिम में दफनाने के साक्ष्य जिस स्थान से मिलते हैं उस स्थान का नाम है लोथल। ठीक है, आप देख सकते हो पूर्व से पश्चिम में दफनाने के साक्ष्य लोथल से। और अब बात करूं मैं पश्चिम से पूर्व में दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं हमको रोपड़। ये वही रोपड़ है जहां से 3 युग्म समाधान मिले हैं। तो सामान्यतः तो उत्तर से दक्षिण, लेकिन चारों दिशाओं में ही मृतकों को दफनाया गया। अब बात करते हैं इस सभ्यता के पतन को लेकर के। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ताकि आपको समझ में आ सके, सभ्यता के पतन को लेकर के। सभ्यता का पतन कैसे हो गया? इतनी बड़ी सभ्यता जिसका समय 2350 से लेकर के 1750 था। ठीक है, इस समय तक लगभग हमारे भारत की भूमि पर यह सभ्यता बनी थी। सभ्यता भी कैसी? नगरीय सभ्यता। उन्नत किस्म की जल निकास प्रणाली, उन्नत किस्म की कृषि कर रहे थे, जहां वो जौ और गेहूं की तीन तीन किस्में उपजाऊ में तीन तीन किस्में बो रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इस सभ्यता का एकदम से पतन हो गया और आज हमें अवशेष के रूप में सिर्फ इनके द्वारा बनाए गए भवन और कुछ बर्तन और कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस सभ्यता के लोग एक साथ कहाँ पलायन कर गए, इसकी जानकारी तो अलग अलग पुरातत्व ज्ञाताओं ने और इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए। इन अलग अलग मतों से तात्पर्य यह है कि सारी सभ्यता, जैसे कि मैंने बात की थी, कुल 1500 स्थल है, जिनमें से 6 या 7 को ही नगर कह रहे हैं। ठीक है, जिनमें 6 या 7 को ही क्या कह रहे हैं? नगर। तो सभी स्थलों या नगरों का पतन का एक कारण नहीं हो सकता। सभी ने अपने अलग अलग कारण दिए और वो कारण उन्होंने दिए हैं अपने स्थल की खुदाई। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया तो मोहनजोदड़ो की पतन की जानकारी वो अच्छे से दे सकता है, लेकिन जिस कारण से मोहनजोदड़ो का पतन हुआ जरूरी नहीं है कि 1500 स्थल या 7 नगरों का पतन भी उसी कारण से हुआ। इसीलिए इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं, जो आपको याद करने ही होंगे। नाम लेकर के पूछा जाएगा कि माधव स्वरूप वत्स के अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, गार्डन चाइल्ड के अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, मार्शल के अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। और एक अगर कॉमन सी बात करें, जैसे कि आपने सिंधु सभ्यता के समय को डिसाइड कर लिया था, किस मत से? कौन सी प्रणाली थी वो? वैज्ञानिक पद्धति कार्बन C14 पद्धति से हमने सिंधु सभ्यता के समय को डिसाइड किया। वहां पर भी इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए। तो इतिहासकारों के मतों के बाद हमने कार्बन C14 से जो मत डिसाइड किया वो 2350 से लेकर के 1750, जो कि सर्वमान्य। तो ऐसे में इन सभी मतों से भी एक मत स्वीकार किया जाएगा जो सर्वाधिक मान्य होगा, उसकी चर्चा बाद में। अब देखते हैं पतन के कारणों को। तो पहला कारण है आर्यों का आक्रमण। ठीक है, देखना इधर, सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद में जस्ट सभ्यता जो विकसित हुई वह सभ्यता होगी वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक। सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद में जस्ट तो नहीं, उसके कुछ समय बाद, अंतराल रहेगा 201 वर्ष का, तो उसके कुछ समय बाद जो सभ्यता विकसित हुई उसी स्थान पर वो सभ्यता कौन सी होगी? वैदिक। यानी कि जिस स्थान पर सिंधु सभ्यता के लोग थे उसी स्थान पर एक सभ्यता आ जाएगी जिसका नाम वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के जो जन्मदाता थे वह थे आर्य। कौन थे? आर्य। वैदिक सभ्यता के जन्मदाता थे आर्य। आर्यों का प्रमुख देवता था इंद्र। ठीक है, आर्यों का जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र को कहा गया है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों का नाश करने वाला। पुरंदर का मतलब है दुर्गों का नाश करने वाला। तो जब आर्य भारत में आए, चाहे जहां से भी आए, चर्चा करेंगे,
आर्य जब भारत में आए, ठीक है, तो उस समय जो भारत का उपजाऊ क्षेत्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश था। जैसे कि ये सिंधु नदी, सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, ये 7 नदियों का क्षेत्र था जहां पर सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। और इसी क्षेत्र में आर्य आएंगे। अब आर्य जब भारत में आ रहे हैं तो उन्हें इस स्थान पर बसने के लिए सिंधु वासियों से संघर्ष करना होगा। और सिंधुवासी शांति प्रिय लोग थे, ठीक है, क्योंकि हमको उत्खनन में कहीं पर भी तलवार, ढाल या ऐसे बड़े हथियार प्राप्त नहीं हुए जिससे कहा जा सके कि वे युद्ध वगैरह किया करते थे। हाँ, कुछ हथियार मिले हैं लेकिन वह सिर्फ शिकार के काम में लिए गए थे। तो जब सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य सभ्यता के मध्य संघर्ष हुआ तो इस संघर्ष में विजय किसको मिल गई? आर्यों को मिल गई। किसको मिल गई? आर्यों को। क्योंकि सिंधु आर्यों का प्रमुख देवता पुरंदर था, इंद्र था, और इंद्र ने दुर्गों का नाश किया। और दुर्ग कहाँ बने हुए हैं? सिंधु सभ्यता में बने हुए हैं। कहा ना, नगरीय सभ्यता है, 2-2 मंजिल के मकान बने हुए हैं, एक भाग दुर्गीकृत है, एक अदुर्गीकृत है। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों को माना। लेकिन ये मत दिया किसने? व्याख्या तो इन्होंने कर दी कि इस प्रकार से। तो इस मत को देने वाले कुछ विद्वान हैं। तो आर्यों के आक्रमण को कारण मानने वाला मार्टिन व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और पिगट, इन 3 व्यक्तियों ने आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। नेक्स्ट पॉइंट है बाढ़ के कारण। सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ से भी हो गया, ठीक है, बाढ़। सिंधु सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी। किसके किनारे बसी हुई थी? नदी। आपको पता है कि जब बारिश ज्यादा होगी तो इस नदी का पेटा चौड़ा हो जाएगा, और जब नगर इस क्षेत्र में बसा होगा तो बाढ़ की वजह से ये सभ्यता या नगर प्रभावित होगा। और ऐसे में लोगों ने इस बार बार कंटिन्यूटी बाढ़ आने की वजह से लोगों ने इस क्षेत्र को छोड़कर यहां से कहीं पलायन कर गए, ठीक है। अब इसकी जानकारी देने वाले मार्शल, अर्नेस्ट मेके और S.R. राव। मार्शल ने जिस सभ्यता को उत्खनन किया था वह थी मोहनजोदड़ो। अर्नेस्ट मेके ने जिस सभ्यता का उत्खनन किया था वह थी चरमुद्रो, ठीक है, चरमुद्रो। और S.R. राव ने जिसका उत्खनन किया था वह थी लोथल, ठीक है। वो उत्खनन करते समय बताते हैं कि उन्हें उस सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी की तह मिली या परत मिली, जिससे अंदाजा लगाया गया कि इस क्षेत्र में बार बार क्या आई है? बाढ़ आई है। तो बार बार बाढ़ आने की वजह से सिंधु वासियों ने इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले गए थे। तो बाढ़ को कारण मानने वाले कौन है? आपको नाम याद रखें, मार्शल, अर्नेस्ट मेके, S.R. राव। यहां तक कि मार्शल तो इतना भी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में 7 बार बाढ़ आई। मतलब मिट्टी की वहां पर कितनी तह मिली है? मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिट्टी की 7 तह मिली है, 7 परत मिली है। इस 7 परत मिलने का मतलब है कि उस क्षेत्र में 7 बार बाढ़ आई और 7 बार ही वो क्षेत्र बसा। लेकिन जब बाद में कंटिन्यूटी बाढ़ बनी रही तो सिंधु वासियों ने उस स्थान को छोड़ दिया। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को कारण मानने वाले हैं अमलानंद घोष। तो एकदम से अगर जलवायु बदल गई तो लोग उस जलवायु में सर्वाइव नहीं कर पाए और उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। पारिस्थितिकी विक्षोभ मानने वाले व्यक्ति हैं फेयर सर्विस, कि पारिस्थितिकी परिवर्तन की वजह से उनको स्थान छोड़ना पड़ा। ये बात कौन कहते हैं? फेयर सर्विस, ठीक है। संक्रामक रोग या महामारी मानने वाले व्यक्ति हैं कैनेडी, ठीक है। तो उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता में एक ऐसा रोग आ गया या एक ऐसी महामारी आ गई जिसका इलाज संभव नहीं था, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वहां के लोग मारे जा रहे थे। तो उस महामारी से बचने के लिए भी या तो सभ्यता के अधिकांश लोग खत्म हो गए और जो बचे उन्होंने क्या कर दिया? पलायन। ये कारण मानने वाले कौन है? कैनेडी। और नेक्स्ट कारण है नदी मार्ग परिवर्तन। नदी मार्ग परिवर्तन, यहां नदी मार्ग परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, ठीक है। जैसे कि जिस क्षेत्र में नदी आज बह रही है जरूरी नहीं है कि नदी हमेशा उसी क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से नदी चलती है और नदी के किनारे क्या बसी होती है? सभ्यता, ठीक है, क्योंकि पानी मानव की मूलभूत और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो नदी के किनारे विकसित हुई। लेकिन कुछ समय बाद नदी इस तरह से चलती चलती एक समय ऐसा आया
कि नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और नदी सीधी इस प्रकार से यहाँ झुक गई। अब ये बीच वाला जो सर्कल था वो गायब हो गया, ठीक है, कम हो गया और नदी सीधी ऐसे बह रही है। अब ऐसे में यह सभ्यता इस नदी से दूर हो गई और परिवहन का इतना साधन नहीं है कि पानी को आसानी से इतनी दूर पहुंचा दे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, और ना ही व्यक्ति इतनी दूर से रोज पानी ला करके भरकर आ सकता है। तो ऐसे में जब नदियों ने मार्ग बदल लिया तो सभ्यता के लोग यहाँ से क्या कर गए, पलाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो नदी मार्ग परिवर्तन मानने वाले कौन है, माधव स्वरूपच। और माधव स्वरूपच ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी से 10 से 11 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है, 10 से 11 किलोमीटर। सभ्यता है तो रावी नदी किनारे, लेकिन वर्तमान में जो स्थल मिला है वो हड़प्पा सभ्यता का रावी नदी से 10 से 11 किलोमीटर दूर है। तो यह सिंधु सभ्यता का पतन का कारण रहा। तो इस प्रकार से हमारी सिंधु सभ्यता यहाँ पर समाप्त हो गई। हमने सिंधु सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण पक्षों को रखा है जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके। एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट व्याख्या है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से उनका मूर्तियां, प्रमुख पशु, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, धार्मिक पक्ष में उर्वरा देवी की पूजा। आपको साक्ष्य और उत्खनन की कुछ वस्तुएं ध्यान रखने की, कौन सी वस्तुएं कहाँ से मिली। तो इस तरह से समाधान की प्रक्रिया हो गई और ये सभ्यता के पतन के कारण। धन्यवाद।